We all hear about the crimes happening in our society, but we barely know what constitutes an offense and what to do if we are one of the parties. What to do if you are an accused, what to do if you are the victim, how to lodge an FIR, what are important pieces of evidence, and so on and so forth. And because of that, मैं ये series start कर रही हूँ wherein I'll call advocates, practicing advocates, और उनसे वो questions पूछूंगी जो हमें theory में जानने को नहीं मिलता है कि जब भी कोई केस होता है, जब किसी के साथ कोई ऑफेंस होता है तो कैसे उसका FIR लॉन्च किया जाता है, अगर FIR लॉन्च करने से मना कर देती है पुलिस तब हमें क्या करना होता है, क्या इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस होते हैं, कैसे वो केस प्रोग्रेस करता है, राइट फ्रॉम ट्रायल टू अपील, and we are going to discuss everything. And for the first episode in this series, we are going to talk on the most important and the most sensitive topic, that is rape cases. And to talk on rape cases, we have with us Advocate Shivank Mishra sir, who's a young advocate, but he has made his mark in litigation in a very short span. From trial court to high court, and even in Supreme Court, he has got reliefs for his clients. And after dealing with numerous rape cases, some of which have also been approved for reference by judges, that is AFR marked, today he is going to share us the practical insights of rape cases. क्या importance होती है, कितना time लगता है, क्या करना चाहिए, क्या important evidences होते हैं, किस तरीके से केस प्रोग्रेस करता है और क्या फाइनल रेमेडीज होती है. Hello, sir. Welcome to Beyond the Brief. Thank you very much, Dashmi. It's been very kind of you to invite this. Thank you so much for giving time. For the layman, who are the common people, why is always the state versus the accused in criminal cases? That is an excellent question. That has to be understand what is crime. There are two kind of wrongs. Layman के लिए एक civil wrong है, एक criminal wrong है. Civil wrong वो है जिसमें हमारी खुद की राइट बस वायलेट होती है. Criminal wrong वो है कि ऑल्दो कमीशन ऑफ क्राइम या ऑफेंस आपके बेस्ट हुआ है, लेकिन वो समाज के लिए खतरनाक है. ऐसे इंस्टेंसेस जो समाज की कंसाइंस को हिला दे, समाज की आत्मा को हिला दे, और ऐसे इंस्टेंसेस किसी के साथ होते जैसे कुछ इस प्रकार की क्षति हो जाए जो कभी वापस नहीं हो सकती, जैसे कि किसी का मरना, किसी का अगर आर्थिक नुकसान हुआ है तो डेफिनेटली वो वापस उस स्थिति पे पहुंच सकता है, किसी न किसी स्थिति में पहुंच जाएगा, जीवन चला सकता है, पर कोई मर गया तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता. तो ऐसे केसेस में जैसे समाज की जो आत्मा है, समाज की जो धारणा है वो हिल जाए, समाज जो हमसे काम ना कर पाए, ऐसे केसेस को रेगुलेट करना और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के अंदर जो स्टेट को देना है सोशल वेलफेयर का, सोशल बैलेंस बनाने का, उसके अगेंस्ट उसको इंश्योर करने के लिए स्टेट वर्सेस चीज़ें होती. सो बेसिकली जो भी विक्टिम होते हैं, जो सर्वाइवर होते हैं, उनकी तरफ से गवर्नमेंट एडवोकेट्स केस लगते हैं, और जो अक्यूज होते हैं वो प्राइवेट डिफेंडेंट होते हैं, जो मतलब प्राइवेट एडवोकेट करते हैं, मैं आपको डिफेंड कर रही थी. इन केस उनके पास नहीं है रिसोर्सेज प्राइवेट एडवोकेट करने के लिए, तो फिर लीगल एड एडवोकेट उनको दिया जाता है. बट प्राइमरीली क्रिमिनल केसेस जब भी होते हैं तो अक्यूज का साथ बेसिकली गवर्नमेंट देती है, स्टेट देती है, साथ एज इन रिप्रेजेंट करने के, एक्यूज सॉरी सर्वाइवर सर्वाइवर का ऐसे पूछा, एक्यूज को भी देती है तो वो भी गलत है. जब एक्यूज के पास पैसा ना, लीगल एक्यूज के पास यो नहीं हो, आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं हो, तो लीगल एड मिल जाता है. और इसको लीगल एड ना बोलिए कि आपने स्पेशल प्रोसिक्यूटर ही बना के रख दिया है कि वो तो करेगा ही एक्यूज के लिए प्लीज. इसको लीगल एड नहीं बोल रहे, बट है तो भाई एक प्रकार की एडी. इसमें इट इज जस्ट नॉट कि जो लीगल एड का वकील है वो एक गवर्नमेंट एडवोकेट, वो एक गवर्नमेंट एडवोकेट नहीं है. हो भी सकता है, नहीं है, नहीं होता, वैसे गवर्नमेंट एडवोकेट नहीं होता. दैट इज जस्ट द डिफरेंस. यहाँ पर एक स्पेशल गवर्नमेंट एडवोकेट है, इसको गवर्नमेंट पैसा देती है कि आप समाज में क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट करवाएं. और एक राइट भी होता है, जैसे कि किसी के अगेंस्ट क्राइम कमिट हो गया तो उसको असिस्ट करवाने का राइट है प्रोसिक्यूशन. वही मैं पूछने वाली थी कि अगर किसके अगेंस्ट क्राइम हुआ और वह गवर्नमेंट एडवोकेट केस लड़ है जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या वो अपना कोई एडवोकेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी? हाँ, रहती है. वो एक ऐसा एडवोकेट अपॉइंट कर सकते हैं जो असिस्ट करेगा स्टेट को. वो लड़ नहीं सकता उसकी तरफ से, पर स्टेट को असिस्ट कर सकता है. इसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन असिस्ट करना. वो हाई कोर्ट में भी होता है, ट्रायल कोर्ट में भी होता है. So we are going to talk a lot about rape cases in India, the trial process, FIR से लेके trial पूरा final तक. But let us start with understanding what is rape. So how would you define rape in simpler terms for our audience? Rape has been defined in various sections of BNS. Section 63 defines what is rape. 64, Section 65, Section 66, Section 70 talks about the punishment of rape.
Rape as such is something that can happen only with women. Can area. That cannot happen with men. As such, in its definition itself, it says कि whenever a man penetrates or causes to penetrate something or makes a woman manipulate her body in such a way that it causes a penetration, it causes a rape as such. So any kind of penetration or even the uh, inducing or touching a woman in an oral way in her private parts constitutes a rape against her will. There is two different words that has been used in section, that is against her will and against her consent, which is what is required to be understood with regard to rape. What is will and what is consent? Will means when someone is unwilling and you are forcing someone to, physically forcing someone to have a sexual intercourse with you. It is a will. What is consent? Consent is a very wide term as compared to will. It says that by fraud, by misrepresentation, by mistake, by undue influence, or when the other person is not in such a capacity that we are seeking give a free consent as such a understanding what could be the consequences of her act. That kind of thing comes under the capacity of without her consent. Any such kind of thing which makes her do such kind of act which she in normal course of time won't want to do constitutes an offense of rape. Of course, there is an exception. That is if there is a If the husband does it on other than that as well, it is medical examination of someone is going on and she complains that during medical examination someone is doing something as such medical intervention is going on, then that cannot be considered as death, even if that is falling in that criteria. And that's what you said regarding if that person is the husband. Now it is if she is below 18 years of age. earlier it was 16 years. 15 years. Earlier it was 15 years. If someone is married and she was below 15 years of age, that was a rape. But after that, even if she is above 15 years of age, but below 18 years of age, that is rape state. Thanks to the judgment of Honorable C.J. Deepak Mishra. Right. But a woman who is the wife of the husband or the offender, if she is 18 plus and rape is committed upon her body, then marital rape is no such thing, is not an offense in India, right? Definitely not. And sexual assault or rape cannot happen with men, It cannot. according to BNS. Yes, it cannot. It cannot. Right. Sir, अभी BNS implement हुआ है. Before that, we were studying IPC. Section 375 talks about rape in IPC, and now BNS has been implemented. So, definition में कुछ change हुआ है या rape के concept में कुछ change हुआ है? डेफिनेशन और रेप के कंसेप्ट में तो ऐसा चेंज नहीं हुआ है अपार्ट फ्रॉम चेंज जिसमें एक स्पेशल काइंड ऑफ रेप को जगह दी गई है बीएनएस में. जैसे कि हमारे यहाँ जो भी बहुत दिनों से चल रहा है न्यूज़ में रेप विद कंटेक्स्ट ऑफ फॉल्स कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज. So, section 69. उसको थोड़ा सा जी बिल्कुल सेक्शन 69 थोड़ा सा उसको लीनियंट किया है एज कम्पेयर टू अदर सेक्शंस ऑफ अर्लियर दैट वर देयर, क्योंकि पहले जो पनिशमेंट थे वो नॉट लेस देन 10 years थे, बट उसमें इट कैन बी अप टू 10 years. सो some BNS में up to 10 years का दिया. yes All that. So, but जब BNS implement हुआ था तब तो बहुत सारे controversies हुए थे कि now section 69 has been introduced, which is rape in false context of promise of marriage. तो IPC में भी ये था कि ये सेक्शन था. नहीं, आईपीसी में ऐसा कुछ सेक्शन नहीं था. इट वाज जस्ट कमिंग अंडर द डोमेन ऑफ नॉट अ फ्री कंसेंट. Okay, so it was rape under section 375. Now there is a Now it is not a rape in BNS. It is a sexual assault, sexual intercourse as such, but not a rape, because you are decidefully inducing someone to commit such kind of thing with you, but you're not fulfilling your yes. without consent. It was yes. Right. So what should a survivor do if anything, if an offense is occurred with her or with any of the family members? What should be the first step of a survivor? The very worst thing she should do is to safeguard herself, right? If she is in such kind of a situation, in any such kind of place, the first and basic criteria that she should be having is that somehow the one who has caused her to be in such kind of place or the offender, she is a orphan. The first thing that she needs to secure herself. And how can she do it? There is a women helpline number in every state as such. That is 1091 in Chhattisgarh and 181 in Haryana, and other states have different kind of women helpline numbers.
that can be used on very first places. But what actually is the basic problem with all those rape cases is that because the social stigma with rape is such that you are not in such a position to decide at that point of time that whether you want to make a complaint of it or not as such. So you generally don't prefer to or don't have enough guts to talk to even helpline number as such, because it is a cognizable offense and a non-bailable offense in which there cannot be compounding further ever. So what should be done is that she should take a help out To women. helpline number. But if that is not the case, one thing that she should ensure always is that the condition in which she is at the point of the commission of the rape, means the kind of the clothes she is wearing, or the kind of the condition of body in which she is at the moment, she should not be making it clear, or she should not be changing that condition of the body at any point of time. Means she should not be washing herself off, or she should not be washing her clothes either. ओके बट सर बहुत सारे रेप सर्वाइवर्स हैं जो लाइक यू सेड कि एक सोशल स्टिग्मा है, इसके लिए हर कोई एट द मोमेंट नहीं डिसाइड कर पाते कि वेदर दे वांट टू गो विद द कंप्लेंट वेदर दे वांट टू लॉन्च एन एफआईआर और नॉट. सो लेट्स से जैसे अभी बीच में मी टू मूवमेंट आया था, लोग सालों बाद अपना रेप का केस या फिर सब बताते हैं. सो फॉर एग्जांपल अ सर्वाइवर डिसाइड्स टू लॉन्च एन एफआईआर आफ्टर 10 days or 15 days. तो practically she can lodge an FIR if I'm not wrong. But what happens practically when the case proceeds? The amount of delay is there. The case itself gets weaker as the delay happens, because the kind of evidence that is required to establish a case of bail, it gets weak. It just gets vanished, if not weak, I must say. Right. Was medical account. Also there are judgments of the Honorable Supreme Court which says that the sole testimony of the prosecutors is enough to sustain the conviction. But then too, as the time fades away, the burden shifts more upon the one who is claiming that her rape has been committed. Right. As you mentioned, the judgment, the ratio which was in that judgment, the statement of prosecutor, it's just enough. This reminds me of the movie Section 375. So the statement of prosecutor is enough. But don't you think it's a bit unfair? It is unfair that they state, but what has to be looked is that the Honorable Supreme Court in the judgment of Krishna Kumar Malik versus the state of Haryana has made it very clear that yes, the sole testimony of the prosecutors is enough in order to sustain a conviction in rape cases, but that testimony has to be of sterling nature. What is sterling nature? The sterling nature is that no other inference can be drawn out of the conduct of that particular prosecutor other than that she has sustained any kind of rape against her. That has to be taken into consideration. Whether the statements that she has given to the police, or police statement, the statement that he has given to the magistrate, and the deposition that she has given while being cross-examined, whether that particular thing lacks from any kind of serious infirmity or not. But sir, when we talk about rape cases, like other criminal offenses where the prosecution has the onus to prove the offense, when we talk about rape cases, it's the defendant, it's the accused who has to prove that he was innocent. So what happens in these cases? Not as such. Not in every case the accused has the burden of proof. Every rape case that he is an innocent person. That falls under a very special category of POCSO cases. When there is a POCSO case, then the onus is upon the defendant to prove that he has not committed the crime. It is a very interesting thing with regard to that as well. When you'll go through the POCSO Act, you'll find that the onus under section 31 or 32 POCSO Act is that upon the defendant to prove that he has not committed the crime. But when that onus starts, that is quite a tricky legal question, but I would like to address that. Yes. When that onus starts when the trial starts. Now the question is when the trial starts. Just after Charge sheets filed. No, that is not the case. The trial doesn't start when the charge sheet itself is filed. The trial starts when the framing of charges has been done in the court. When the framing of charges is done, after that trial program is prepared and the examination of the witnesses would start, then the onus is upon that person, right? Whether that thing is right or not. Okay. So even then, see, what I feel is if an 18-year-old is capable of choosing their government, I don't think a month or two, for example,
अगर कोई 17 साल और 6 महीने का या 7 महीने का उसके साथ कुछ हो रहा अचानक से 6 महीने में वो 18 साल के हो जाएंगे. Forget about 6 months, even 11 months, 17 years 11 months, so भी पॉक्सो के कैटेगरी में आता है. एंड आई डोंट थिंक ये कोई ना कोई इतना मेच्योर हो जाता. सो वो एक ग्रे एरिया ऑफ लॉ है. इफ आई वुड से रेप केसेस जो है उसमें वो 16 to 18 years वाला बैरियर. और वैसे देखे साइकोलॉजिकली तो हर पर्सन एक अलग स्पीड के साथ एक अलग एज पे मैच्योर होता है. सो एक प्लेन बेस बना देना कि 18 years इज द पॉक्सो के लिए 16 to 18 का अलग है. तो हाउ डू यू थिंक इट इज? 16 to 18 का जो डोमेन था वो तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018 से पहले था. अब तो इट इज लाइक 18 से पहले आप कितना भी तो फर्क नहीं पड़ता उसमें. अच्छा, जुवेनाइल जस्टिस में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अदर क्रिमिनल केसेस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पनिशिंग द अक्यूज, तब 16 to 18 का अलग पैकेट है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेप केसेस, अबाउट द कंसेंट एंड दीज नेचर, तब 16 to 18 का कोई Everything has pros and cons. Deepak Mishra's judgment, which made the commission of sexual intercourse with the wife who is below 15 years of age constituting as rape. At the same point of time, that has led below 18 years of below 15 years of age. Earlier it was exception. Earlier it was an exception. 15 years, so even 15 years is not there on IBC. It was 15 years. If the wife is below 15 years of age and you are committing a sexual assault with her or a sexual intercourse with her, then that is a rape. Right. But that judgment stuck down that exception that no matter what, even if she is wife, she is below 18 years of age as such, then that thing applies to her as well. What it doesn't matter whether she is a wife or not. What matters is that her age is She's not. because there is a conflict in law. I'll explain that. Child Marriage Restraints Act makes the marriage void at the option of the party who has participated in that marriage. Right. So it is not void. It's still not void. Right. So taking benefit of that particular exception, see 75, 75 was enacted earlier for sure, but that was giving that was complementary to 375, that particular child marriage restraint act. So whether someone whose marriage is voidable at the option of the party who has committed and is below 18 years of age and a sexual intercourse happens with her, whether that would constitute an offense of rape or not was the consideration before the case. And they found out that since her age is below 18 years of age, the POCSO Acts being a special act overrides the child marriage restraint. Okay. We started talking about whether it's right or not, the age and everything. What if the police denies to write the complaint or lodge an FIR? What if the police denies? What? Because talking practically, most of the time even police is not ready to file an FIR. कुछ ना कुछ बोलेंगे कि मैडम समझौता कर लो, ये कर लो, आपकी गलती होगी, आप इस टाइम क्यों बाहर थे. ठीक है, थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें होती है, बोला गया है, बहुत सारी जजमेंट्स है विच कंपेल्स पुलिस ऑफिसर टू राइट टू लॉज एन FIR. बट व्हाट इफ दे आर मेकिंग अ कंडीशन, दे आर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर नॉट व्हेन you are not comfortable telling them and lodging an FIR. What to do that? First thing that can be done when a police officer refuses to register an FIR, you take a acknowledgement out from there, receiving out from there, which he will not give ultimately, but give him a letter as that he signs that particular letter that he is not willing to Okay. register as Should write a letter writing it. stating that you want to lodge an FIR and the police officer is not writing it. Take a receiving of it. You have submitted him that you have confessed to him that a cognizable offense has happened, and if he doesn't register an offense and a receiving has been given by him, then that means he has received the information and he has not registered the FIR. Then after some point of time, take that particular application to the superintendent of police. And what if he's not giving the receiving and not lodging the FIR? It is the duty of the police officer not to give a receiving, but to register all such kind of information in his register. दाखिल in the Rojanancha Sangha register, that what things has come to his notice and what has happened in the local course. So he'll definitely make such kind of entry. Even if he doesn't, then you go to the superintendent of police, making him know that the police officer has refused to register such kind of FIR. And in most of the cases, superintendent of police directs them to register an FIR, especially in the cases of heinous offences like rape and murder.
But even if those things are not possible, then earlier there was a section 156(3) CRPC, now section 175 KNSS, which empowers the magistrate to direct the police officer to register an FIR, to register a complaint. And even if that thing doesn't happen, then go against the refusal of order to the High Court for criminal revision under section 397 or in section 401 CRs. Okay, so law has so many options. You have so many options in law to get the justice if you are the survivor of such an offense. Okay, but rape is one of the most misused law as well. So what if someone is, someone is falsely accused of rape? Or let's say if someone is accused, whether falsely or not will be decided by the court, but someone is accused of rape, what shall be his first step? Someone who is accused of rape and has been falsely implicated, Yes. what first thing that he should be look at independently varies among case to case how a person is falsely implicated. For example, let's consider two scenarios. Someone who was not present at that place of incident and has been implicated in a case that he has committed offense at that point of time. She must be having some evidence as such, which shows that he was not at that place. No, but he would be showing those evidence in the trial stage, right? Not necessarily. That is what I was coming to. Okay. So he is definitely having a PR alibi that he can get trial. But before trial as well he can do so. That's why there is an inherent power of, in case of criminal cases, that CRPC and BHS has. Section 528 PNSS or has authority to CRPC. If I'm not wrong regarding the provision, it talks about that when there is no prima facie case as such, if someone was not present at that point of place, suppose he was in Mumbai and the rape was committed at Raipur, and he is having a ticket to go to Mumbai and he is boarded, and the ticket collector kitty shows that he was there to the train, however an offense can be made against him. So he can apply for the quashing of those prospects. Other thing, let's take another scenario. He sets up the false pretext of marriage. Now, though it is not, there is a specific provision, but earlier it was as such. And what in those scenarios? It is a plethora of judgment of the Honorable Supreme Court in those kind of cases, that it is upon the prosecution to prove that there was an intention of such a nature that makes it mandatory or leaves no chance to the prosecutives not to have a sexual intercourse with that person, because if she would not have sexual intercourse, then that person would leave her or anything as such. So she was forced as such. If she is not able to establish as such, then the person would be entitled in bail. Simple bail will be given. I understood that, but what should be the first step? For example, जब भी कोई criminal case laws होता है किसी innocent person के against और लेते किसी भी person के against और उनको ऐसा होता है कि शायद arrest हो जाएंगे, तो they go for anticipatory bail. So that's what I'm asking, because we'll come to it later, but just for this question, getting bail in a rape case is very difficult. Forget about anticipatory bail. So in that sense, what should be the first step? For example, alibi का आपने बताया कि if they weren't present there, they can go to the police station. They can directly go to High Court. They can go to a higher court. Quashing of FIR. Let's say they were framed very cunningly and they could not take the plea of alibi. What can they do to not get arrested? And they cannot do much not to get arrested. They'll ultimately get arrested for sure. But as soon as the information is given regarding that cognizable offense, the police would take him into the custody and produce it to the magistrate. Of course, they can make a submission before magistrate that no case is being made out against him, and if the magistrate finds, and he can probably not give a remand to the police to have him in custody for the completion of sake of investigation. But that doesn't happen. वो होता ही नहीं है, तो कुछ होगा नहीं उसमें. उसके बाद फिर उसको उतना समय मिल जाएगा कस्टडी में, और उसके बाद उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा. उसमें कोई ऑप्शन नहीं. उसको सिर्फ ये दिखाना पड़ेगा क्वाशिंग पे ऑप्शन उसके ऊपर केस बनते हैं अगर उसके पास कोई एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है. तो नहीं तो फिर चार्जशीट जब तक बनेगी, और आपको अपने साइड से अपने वकील को बोल के इतना जल्दी से जल्दी वो जो भी कर सके वो करवाने की कोशिश करनी चाहिए. There are different tricks as well. Let's talk about the advocates. For example, you are a young advocate and now someone comes to running to you that a false case of rape has been registered against it. What would you suggest to them? A false case of rape, a false case
case of rape has been if registered against him, I would suggest him to first of all cooperate into the proceedings. What is going on? Cooperate with the police as much as possible. Don't get away, Don't run. because if you run, then reverse influences would be drawn against you. So you what is in your hand? So basically get arrested. Get arrested. Get arrested. Cooperate into the proceedings. And if there is any such thing which doesn't need to buy, Not run for anticipatory rape by your client. would be very difficult to get anticipatory. It depends upon the cases to cases basis. Okay. So anticipatory bail is a rare. It is a way of economy. What about the bail? Because lower court से तो board bail मिलना बहुत ही मुश्किल है for rape cases. So what about that? रेप किसी भी केस में रेप, ना केवल रेप केसेस में, मर्डर केसेस में, जितने भी लीनियस ऑफेंसेस है, the onus is upon the advocate and the one who is the accused of the crime to show that there is no prima facie case based. That is what that person has to establish. So what has to do, since Ali can Sir, sorry to cut you off, but what I remember studying in textbooks is the two main conditions for getting a rape is first, day, then for getting bail is first that the person and the accused person will cooperate and he will not flee or he will not temper the evidences. These are the three conditions for getting bail. Now, when we are talking about practical, what happens in courts is these three criteria is not even looked upon. What is looked upon is the nature of the case, heinous or not, whether prima facie the case is being made upon against him or not, and lastly, they ask the survivor whether or not to give bail to the accused. in POXO cases. In POXO and in rape cases especially, right? POXO case. Mostly POXO. So why is this a sharp difference in theory and practical? No, there is not much difference in theory and practical, I must say. If it would have been like that, then there would have not two different classifications in CRPC or cases of bailable and non-bailable offense. What is a non-bailable offense? Or the offense which is of heinous nature. It is a non-bailable offense. So when someone is being prosecuted for committing a non-bailable, But non-bailable offense means the police does not have the power to give bail. Courts can say give them bail. police don't have a power to give bail in any cases, even in the complaint case. It has to produce that particular, not that particular person, but to produce that complaint to the magistrate. What it can do is what we say in the local language, मुसल के पे छोड़ दिया. But कहीं ना कहीं तो रजिस्टर करना पड़ता है. पुलिस पुलिस स्टेशन से तो मिल जाता ना, they will not have to wait for hours and months. बिल नहीं होता, मतलब उसके का बिल का टर्मिनोलॉजी नहीं है सच. मैं नॉन बिलेबल ऑफेंस के लिए एग्जैक्टली बोल रहा हूँ. नहीं, बेलेबल और नॉन बेलेबल दो क्लास. बेलेबल मींस द पुलिस हैज द पावर टू गिव द बेल. वो हाँ, मैं भी बोल रहा हूँ कि एक इन्फॉर्मेशन पे जो 7 साल से कम का ऑफेंस है, उस पर पुलिस को जब लगता है, जैसे अर्नेस्ट कुमार पे जजमेंट भी है उसके ऊपर, कि जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको किसी को अरेस्ट करना होगा, तो आप अरेस्ट नहीं कर सकते उसको. आपको अगर अरेस्ट करना है तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि क्यों और उसको अरेस्ट करना पड़ेगा. जिसमें जो तुमने 2-3 क्राइटेरियाज बताए थे, वो भी क्राइटेरिया है कि उसको पुलिस को लगता है कि वो फ्ली हो जाएगा, वो टेम्परिंग ऑफ एविडेंस करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये सारे केस में कोई होता है, ये पॉक्सो में भी होता है, ये इसमें भी होता है. लेकिन उसी का एक रिवर्स साइड सोचो कि इफ सम फॉर इंस्टेंस लेट्स बिलीव कि एक ऑफेंस कमिट हो गया और सही में हुआ है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, गुरबख्श सिंह सेविया के हिसाब से हम आप किसी को भी बेल दे रहे हैं क्योंकि आपका चार्जशीट प्रोड्यूस हो गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, तो जब तक तो वो ट्रायल चलेगा तब तक तो वो इंसान बाहर रहेगा, तो फिर जस्टिस कब मिलेगा. तो दैट्स व्हाई व्हाट हैज टू बी स्क्रूटनाइज्ड व्हाइल गिविंग अ बेल इन अ नॉन बेलेबल केसेस इज prima facie देयर इज केस और नॉट. ओके, बट उनका पनिशमेंट तो प्रूव होने के बाद शुरू होता है ना. बिल्कुल भी. लेट्स से हुआ है वहाँ पे तो ठीक है, बट जहाँ पे नहीं हुआ है, जहाँ पे जो अक्यूजर में फॉल्सली इम्प्लिकेटेड है, तो वो ट्रायल के दौरान अंदर जाएंगे. ये बिल्कुल बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जो अक्यूजर्स का लेना देना ही नहीं है, बट फॉर सम रीज़न वो फंस चुके, एंड नाउ जब तक के जजमेंट नहीं आता, जब तक के ट्रायल नहीं खत्म होता, तब तक के वो अंदर रहेंगे.
इसीलिए मैं बोला था FSI केस बनता है 90 दिन तो ऑपरेट करना पड़ेगा। जब चार्जशीट प्रोड्यूस हो जाएगी, क्या पता 90 दिन से पहले भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाए। देर इज डिफरेंट ट्रायल टैक्टिक्स। तो 90 दिन से पहले भी चार्जशीट प्रोड्यूस हो जाए। चार्जशीट के ऊपर डिपेंड करता है कि FSI केस बनता है। So basically, the advocate of the accused should not advise the accused to fee or मतलब अंडरग्राउंड, अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में बोले तो अंडरग्राउंड होने से बेटर है कि आप अरेस्ट हो जाइए। और ठीक है, नाउ द केस हैज बीन रजिस्टर्ड, द अक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड, व्हाट इज द प्रोसीजर? केस हैज बीन रजिस्टर्ड, द अक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड। इसको वहां से शुरू करते हैं ना, जब FIR हुआ। FIR से पहले से एक मीन्स हुआ, उसमें 2 कैटेगरी। अच्छा, हम रेप के बारे में बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, ये तो फिर इन्फॉर्मेंट और कंप्लेनेंट का थ्योरी आ जाता है बीच का। बट लेट्स स्पीक अबाउट रेप और रेप केसेस। तो रेप केसेस में कोई भी इन्फॉर्मेंट हो सकता है, मदर, फादर, जो भी और भी अदर पर्सन जिसको ये ऑफेंस कमिटेड होते दिख के, तो वो इन्फॉर्म करेगा। पुलिस FIR रजिस्टर करेगी, नहीं करेगी तो अपने तरीके हम डिस्कस कर चुके। FIR रजिस्टर करेगी, उसके बाद रिमांड लेगी। उसके लिए जो भी एक्यूज है उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, रूल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसके बाद वो डिफरेंट विटनेसेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगी। स्पेशली रेप केसेस में सबसे पहले तो 30 दिन के अंदर इन पॉक्सो केसेस फ्रॉम दी चार्जशीट प्रोड्यूस होने के आगे आएगा वो बात, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। चार्जशीट प्रोड्यूस होने के 30 दिन के अंदर जो है प्रोसिक्यूटर के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना मैंडेटरी। सबसे पहले जिस दिन ये इन्फॉर्मेशन आया, लेट्स कंसीडर रेप केस इन बोथ केसेस फ्रॉम इनिशियली, प्रोसिक्यूट्रिक्स का जिसके साथ हुआ है ऑफेंस, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। उसके साथ अगर कोई प्रत्यक्षदर्शी है दिखने वाला, तो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। नहीं भी होगा तो उसके साथ जो पुलिस एक चेन ऑफ इवेंट बना सकते हैं उस केस को कंप्लीट करने के लिए, उन सब पे एविडेंस रिकॉर्ड होगा। और एक चार्जशीट बनना शुरू होगा, अरेस्ट होगा एक्यूज का, एक्यूज अरेस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद चार्जशीट 90 दिन के अंदर चार्जशीट बनेगी। चार्जशीट फिर जो है मजिस्ट्रेट को दिखाई जाएगी। मजिस्ट्रेट जो है इन बॉक्सो केसेस इट इज़ डायरेक्ट टू दी स्पेशल जज के पास ही चले जाती है केस। पॉक्सो नहीं है तो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। मजिस्ट्रेट जो इन क्लास 2 या क्लास 1 होता है, वो जो है उसको कमिट करेगा, सेशन को कमिटल हो जाएगा। कमिटल होने के बाद फिर सबसे पहले चार्ज पे बहस होगी कि चार्ज बनता है कि नहीं बनता है इसके ऊपर। फिर अगर लगता है इनको एडवोकेट को जो डिफेंड कर रहे हैं तो डिस्चार्ज पे बहस करने की, हमारे ऊपर तो बनता ही नहीं। यहाँ पे LMI का केस आता है, यहाँ पर किलो का केस लगता है डिस्चार्ज का। आज जनरली जब 482 का केस लगाते हैं इन पावर इन्वोक करने की, क्वॉशिंग का, तो दैट इज द डिफेंस दैट द अदर एडवोकेट टेक्स की भाई डिस्चार्ज से एप्लीकेशन लगा लो ना मेरे, जब नहीं होगा तो ये होगा। बट अगर वैसा केस ही नहीं है तो फिर व्हाई नॉट। अगर क्वॉश हो जाता है तो उनको 90 डेज भी रिमांड में नहीं रहना पड़ेगा। नहीं रहना पड़ेगा, खत्म हो जाएगा मामला। तो क्वॉश नहीं होता है तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है क्या, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के टाइम पे बहस कीजिए और डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का प्रैक्टिकली जिस टाइप के ट्रायल कोर्ट्स चलते हैं, खासकर हमारे स्टेट छत्तीसगढ़ के स्टेट में या फिर MP के स्टेट में, गुलना चाहिए ये नहीं डिस्चार्ज था। तो नहीं करते तो अगर इन्फेरेंस रिवर्स इंटरेस्ट ड्रॉ होने से पहले ही ये क्लियर है कि हमारा केस बनता ही नहीं है तो वो करना चाहिए। फिर वो डिस्चार्ज के एप्लीकेशन में आएंगे। डिस्चार्ज के एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो जाएगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होने के बाद एक ट्रायल शेड्यूल आएगा। उसमें ट्रायल शेड्यूल में अलग अलग केसेस के हिसाब से अलग चीज़ें, जैसे पॉक्सो केस है तो सबसे पहले ट्रायल शेड्यूल में जो है पॉक्सो विक्टिम का बयान होगा 30 दिन के अंदर। जैसे चार्जशीट को अग्रेजेंस में आ गया, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हुआ उसके 30 दिन के अंदर जो है स्पेशल कोर्ट में हाँ जो सर्वाइवर है वो आके अपना बयान को अपना बयान देगी। मोस्टली इन कैमरा होता इनके इन कैमरा क्या होता है, एक बात ऑडियंस थी। इन कैमरा ये है कि वहाँ पर कोर्ट में, क्योंकि हीनियस नेचर का ऑफेंस है, बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर ना रहे हैं। सिर्फ जो संबंधित पार्टी है वो भी, खासकर एक्यूज को पर्दे में रख के भी कई बार प्रैक्टिस किया जाता है कि किसी तरीके से विक्टिम जो है डरे ना और अपनी बात जो है सीधे सीधे रख पाए, इसलिए इन कैमरा प्रोसीडिंग का यूज़ करते हैं। आफ्टर हाँ, उसके बाद फिर वो शेड्यूल आएगा। उसका शेड्यूल आने के बाद फिर प्रोसिक्यूटर का सबसे पहले बयान जाएगा। उसके बाद जितने भी रिलेवेंट डिपोजिशन देने वाले हैं उस सबका बयान होगा। उसके बाद फिर एक स्टेज आएगा जब वहाँ पर डिफेंस को मौका मिलेगा कि डिफेंस अप्लाई कर सकता है। जज पूछेंगे उससे कि आप कोई एविडेंस अपने हिसाब से देना चाहते हैं कि अपने साइड से। तो यहाँ पर थर्ड मौका आ गया वो ये बताने का कि हम थे ही नहीं वहाँ पर या हमारे खिलाफ बनते ही नहीं है। तो वो डिफेंस एविडेंस प्रोड्यूस कर सकता है, डिफेंस विटनेसेस को एग्जामिन कर सकता है। दोनों क्रेडिबिलिटीज हैं, डिफेंस विटनेसेस और डिफेंस विटनेसेस और प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की। क्योंकि
पहले तो गवर्नमेंट प्लीडर प्रोसिक्यूशन विटनेस को एग्जामिन करता था, हमको क्रॉस एग्जामिनेशन पर राइट मिलता है डिफेंस को। अब डिफेंस एग्जामिनेशन अचीव करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन करने का राइट उनको मिलेगा, तो वो क्रॉस एग्जामिन होगा। उसके बाद फिर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट होगा, फाइनल आर्गुमेंट होगा। फाइनल आर्गुमेंट के बाद प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट होगा विद इन 45 days ऑफ द फाइनल आर्गुमेंट, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल जिसको बोली। और फिर सेंटेंस पे भी बहस होती है अगर अक्यूज्ड कन्विक्ट होता है। फाइनल आर्गुमेंट पे ही हो जाता है, फाइनल आर्गुमेंट नहीं, जजमेंट के बाद नहीं होता। जजमेंट के बाद नहीं होता, जजमेंट के बाद नहीं होता, फाइनल आर्गुमेंट नहीं हो जाता है। Okay. One major question that I would like to deal here is what are the major defense that the defendant advocates take in legal cases? Yeah, that is a very good question. If there is a case of rape, what has to be very certain, the very first thing is that the testimony of the prosecutor should be of a sterling nature. That there is no any other hypothesis available as such that the rape has not been permitted. So basically जो prosecutor का statement होता है उसको ही सबसे ज़्यादा वेट मिलता है, वेट मिलता है, प्लस उसके अराउंड ही केस वहाँ उसके अराउंड केस रिवॉल्व करता है प्रोसिक्यूटर। सच कैन प्रूफ कि अगर वो उसमें कहीं भी ऊपर नीचे है, फिट नहीं हो रही बाकी सबके एविडेंस से कुछ भी, तो बेसिकली पूरा केस ही प्रोसिक्यूट्रिक्स के स्टेटमेंट पे चल रहा करता रहा। एग्जैक्टली उसने अपने पुलिस स्टेटमेंट में क्या बोला, उसने अपने 164 स्टेटमेंट में क्या बोला, 164 इज स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट, बिफोर मजिस्ट्रेट, बिफोर जो इनिशियली तुरंत आने के बाद रिपोर्ट होगा 24 आवर्स के आसपास। तो उसके बाद जो उसने कोर्ट में क्या बोला, इसमें एक वकील जनरली निकालते हैं लेटनास कि हाँ ये 3 बार स्टेटमेंट होता है जो सर्वाइवर है उसका, और उन तीनों में कंसिस्टेंसी नहीं होती तो वो डिफेंडेंट के लिए कई बार 4 बार भी स्टेटमेंट था। तो अगर एफआईआर उसने किया था, जब किसी इन्फॉर्मेंट ने एफआईआर, तो हम ढूंढते हैं कि उसके स्टेटमेंट में वेरिएशन क्या क्या वेरिएशन है, टाइप्स, प्लेस, इंटेंशन, बहुत कुछ मैं उस पर आऊँगा। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि उसके कितना वेरिएशन है और वो वेरिएशन कितना मटेरियल। अब नॉर्मल सारा कुछ वेरिएशन, जैसे कि एक केस में आर्ग्यू कर रहा था देवा यादव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की गैंग रेप केस। तो गैंग रेप केस में एलिगेशन ये था कि मतलब प्रोसिक्यूटर सब में एफआईआर में कहती है कि जब उसके साथ रेप होने वाला था, उससे पहले जो रेप करने वाला था विलेन था, वो सारे कपड़े उसके निकाल के ऑटो में रखा था और उसके बाद उसको सुनसान प्लेस में जाकर रेप किया। फिर कहती है कि वो कपड़ा रेप होने के बाद कपड़ा पहन के वापस भाग गई। तो दैट ब्रिंग्स होल सीजर इन क्वेश्चन। सीजर हुआ कपड़ों का, फिर कपड़े आए कहाँ से? तो कितना मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है उसके एविडेंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया। सेकंड थिंग इज द आइडेंटिफिकेशन, कि आइडेंटिफाई कर पा रही है whether the identification is very clear or not. Since an offense like of rape is being committed, so she has a very good chance, he has a great chance, best chance of watching the person who has committed it, because she is in regular touch with him, she is seeing him. और उसके बाद भी अगर वो अननोन के खिलाफ रेप करती है, अगर हमसे कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं करते हो और सीधा कोर्ट में जाके बोलती है कि यही पर्सन है कि मेरे साथ रेप किया, तो क्या वो सस्टेनेबल पीस ऑफ एविडेंस? इट इज अ क्वेश्चन। इट इज सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट, TIP, test identification parade, although not a valid piece of evidence, but a dog identification इन्फ्लुएंस तो करता है। influence करता है। Dog identification is not a very credible piece of evidence. TIP has to be there. P शशि कुमार का जजमेंट है, सुधांशु दुलिया जी का अभी लेटेस्ट जजमेंट है TIP के ऊपर। There, that is regard to identification. Then there is another thing, what does the FSL says? कि एक्चुअली में वही FSL is what? Forensic Science Laboratory Report, which talks about कि if there is a commission of rape, तो रेप में तो जनरली हाँ, ऑल्दो ऐसे सर्कमस्टेंसेस है अलग अलग डेफिनेशन ऑफ रेप में कि जहाँ पेनिट्रेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज सच, और भी चीज़ें हैं जैसे कि जहाँ पर उसको इतनी किस तरीके से इंड्यूस कर दे कि कोई उसके जान पहचान के लोग हैं वो उसको मार दूंगा, तो वहाँ पर टाइम मिलता है, आप फिर अपने हिसाब से कुछ भी कम्यूटर करते हैं। बट जनरल सेंस में अगर रेप हुआ है किसी का, तो वहाँ पर वो इतना टाइम नहीं होगा कि मुकदमा नहीं कर सकता ना। तो देयर हैज टू बी समथिंग जो वजाइनल स्लाइड में आएगा, स्पर्म आएगा, फिर वो स्पर्म, देयर इज सेक्शन 53A CRPC, दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग। देयर इज अ जजमेंट ऑफ छोटाकी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश विच सेज कि अगर प्रोसिक्यूट इन पैराग्राफ नंबर 79 विच सेज कि अगर प्रोसिक्यूशन को ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी कि वो DNA टेस्ट कंडक्ट करा पाते जब वजाइनल स्लाइड में स्पर्म मिलता है और उस पर्सन का, और प्रोसिक्यूशन फेल होता है वो करने से, तो रिवर्स इन्फेरेंस ड्रॉ होगा प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट। क्यों नहीं किया?
एक लाइन हो जाता है आर्ग्यूमेंट करने के एफएसएल के ऊपर। फिर एफएसएल में देरी कितनी हुई, व्हाट वाज द डिले, दैट इज अ थिंग। एंड लास्टली वन थिंग इज दैट वेदर द मटेरियल एविडेंसेस हैव बीन एग्जामिन्ड और नॉट। दविंदर सिंह का जजमेंट है कि जो मटेरियल विटनेस है, शाम सिंह का जजमेंट है, जो मटेरियल विटनेसेस हैं जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, जिनके सामने ये हुआ है, अगर आप उनको एग्जामिन नहीं कर पाते हो तो आप अपना केस प्रूव नहीं कर पाते। अगेन रिवर्स And there is another thing with regard to the age. When एज कैसे प्रूव होगा? अल्लाह मेरी ऊपर जजमेंट 2011 का ऑसिफिकेशन टेस्ट, रेडियोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर दाखिल खारिज इज द मेन डॉक्यूमेंट और कोटवार पंजी इज द मेन डॉक्यूमेंट विद रिगार्ड टू द एविडेंस। फिर वो किस बेसिस पे एंट्री हुआ था, एंट्री करने वाले एग्जामिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, उसका एज प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका भले उसका एज कम है यार, एज ज़्यादा है, वो हैबिचुअल इंटरकोर्स वाली है कि नहीं सेक्सुअल, दोज थिंग्स हैज टू बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन while answering the reports. because a lot, and I can see why any rape accused would want to hire an experienced lawyer What you because it's a lighted situation. इस बीच में बेल की क्या पॉसिबिलिटीज होती ये अच्छा क्वेश्चन है। जब मटेरियल विटनेसेस एग्जामिन होता है, खासकर जैसे कि रेप केसेस में, जैसे कि डॉक्टर के एग्जामिनेशन भी और प्रोसिक्यूटर्स के एग्जामिनेशन हो गया, प्रोसिक्यूटर्स के मदर फादर का और जो क्लोज रिलेटिव है या आई विटनेस से कोई उसका एग्जामिनेशन हो गया, तो फिर अपील के लिए तो वहाँ पर अगर स्टेटमेंट्स ऐसे दिखते हैं कि कह नहीं सकते तो कोर्ट इंक्लाइन होती है उधर की। ठीक है, बट मोस्टली रेल केसेस में बेल हाई कोर्ट से ही नहीं होता है, ट्रायल कोर्ट से कम चांस। बहुत कम चांसेस है। अब पॉक्सो केसेस में तो स्पेशली पॉक्सो रेप केसेस में स्पेशली इस बात पे डिपेंड करता है कि एज क्राइटेरिया को आप कैसे डिटरमाइन कर पाते हैं। Right. So before I started interning in high courts and trial courts, what I used to think is मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि अगर बेल के लिए हाई कोर्ट में लगा है तो ट्रायल यहाँ चलेगा या नहीं। सो फॉर कॉमन पीपल एंड फॉर young law students who are just starting their local journey or they might not have interned that much, very confusion हो, उसका पैसे सॉल्व करेंगे। Bail is a different thing, trial is altogether differently। सबसे पहले मैं ये समझा आपका bail Article 19 of the Constitution of India से derived एक means Article 21 of the Constitution of India से derived एक means पर फ्रीडम और राइट टू लाइफ इंश्योर करने के लिए किसी भी पर्सन के अगेंस्ट जब तक कोई क्राइम इंस्टीट्यूट नहीं हो गया है, प्रूव नहीं हो गया है, तो नो पर्सन इज गिल्टी अनलेस प्रूव्ड। जब तक प्रूव नहीं होता किसी को गिल्टी नहीं मानता। और ये यहाँ तक एक्सटेंड करता है कि जब तक पर्सन के पास अपील के राइट्स खत्म नहीं हो जाते तब तक वो गिल्टी की। Even if the appeal is pending in Supreme Court of India or SLP is pending in Supreme Court of India and he has been convicted earlier twice, वो गिल्टी की, वो गिल्टी की। जब तक उसके सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट नहीं तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट कर ले और उस बीच इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ले, उस बीच ऐसा भी चांसेस नहीं है जहाँ पर भी टेम्परिंग हो सकती है केस के साथ, एविडेंसेस के साथ, तो उस बीच क्यों कोई पर्सन जेल के अंदर रहे, उसकी इंडिविजुअल लिबर्टी क्यों इंफ्रिंज हो, इसके लिए बेल की प्रोसेस है। तो बेल का सबसे पहले प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट में इफ केस उस टाइप के हैं, सेशंस कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर इवन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट फॉर बेल against the order of the ट्रायल एट द सेम टाइम चलता रहेगा लोअर कोर्ट पे, सेशंस कोर्ट ने बेसिकली फॉर रेप केसेस, एंड यू कैन अप्लाई फॉर बेल एट सेशंस कोर्ट, वहाँ से डिनाई होता है तो हाई कोर्ट से डिनाई होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं बेल के लिए। एट द सेम टाइम ट्रायल चल रहा है लोअर। फॉर एग्जाम्पल समवन इज कन्विक्टेड। अब पे ट्रायल इज अच्छा, एक बात और बोलता मैं उसको कि ये तो पहली बार लिबर्टी को बचाने के लिए ये बेल चल रहा है। दूसरी बात एक और डायमेंशन है उसने कि यहाँ तो लिबर्टी बच गई और वहाँ पर दोष सिद्धि भी तो करनी है, दोष सिद्धि कर ली, इसे ट्रायल सब लिबर्टी बचाने के लिए बेल और प्रूव करने के लिए कि इज गिल्टी पर्सन ट्रायल, इसलिए दो सेपरेट चीजें। राइट। सो ट्रायल में हो गया, जजमेंट आ गया, कन्विक्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल। नाउ समबडी वांट्स टू अपील, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है कि अब क्योंकि वो तो कन्विक्ट हो चुके हैं फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, इसके पहले हम जाए कि अपील कैसे होती है। कॉन्विक्ट उसके पहले ट्रायल में भी बहुत समय, लेट से 90 डेज को ट्रायल में ऑलरेडी जेल में रह चुके हैं, रिमांड में रह चुके हैं, तो क्या वो उनके पनिशमेंट से डिडक्ट होता है? बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज अ प्रोविजन फॉर दैट इन सीआरपीसी, दैट इज सेक्शन 428 के एपिसोड टॉक्स अबाउट कि उस बीच में जितना भी पीरियड वो रहा है वो उसके टोटल डिटेंशन पीरियड से मैं काट दिया था, डिडक्ट हो जाए। डिडक्ट हुआ है। अब हम बात करते हैं जब दे अपील टू हाई कोर्ट।
नाउ इसका क्या प्रोसीजर होता है अभी? सबसे पहले किस चीज़ की बहस होती है? फिर कैसे, क्योंकि एविडेंसेस तो ट्रायल रिपोर्ट में हो चुके हैं, इवेंचुअली नो विटनेस इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन द हाई कोर्ट। 10 साल से ऊपर की सजा है तो इट इज़ ए नेचुरल राइट फॉर अ पर्सन कि उसका अपील हाई कोर्ट में लाइक था। राइट। हाई कोर्ट में उसका अपील इंस्टीट्यूट होना ही है। प्रॉब्लम आती है हाई कोर्ट पे कन्विक्शन हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अपील करना उसका नेचुरल राइट नहीं है। देयर कैन बी अपील इन सुप्रीम कोर्ट इन ओनली 2 वेज। जब एसएलपी सुप्रीम कोर्ट एडमिट कर ले या सर्टिफिकेट ऑफ अपील दे दे हाई कोर्ट की, यहाँ ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। बिफोर वी गो टू सुप्रीम कोर्ट, व्हाट इफ 10 ईयर्स से ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं है, तो फिर वो अपील कैसे करो? There is a separate provision in CRPC which is called CR, which becomes Tyndall miscellaneous petition earlier, then gets converted into acquittal appeal. That is upon the discretion of the court to whether to entertain such kind of cases of. I think that is section 374 It is a discussion of the high court. of the High Court. It is the discretion of the High Court. There are various other things that if we talk about such kind of things, then there are offenses in which there is no provision for appeal. What would you do them? Then there is a provision for criminal revision. Revision can be filed in a But specifically talking about rape case, it has 10 साल से कम की सजा भी होती है रेप केसेस में। रेप केसेस में 10 साल से कम की सजा होती है। ऐसा एक भी रेप केस नहीं है जिसमें 10 साल से कम की सजा। It has to be more than that. According to IPC, BNS or the rapes are being. Now it has made a separate criteria of sexual intercourse which is not a rape. तो उसमें है 10 साल से कम, तो उसमें फिर वो उस टाइप का कुछ चलेगा। ठीक है, सो रेप केसेस में एरिया ऑफ 7 साल से ज़्यादा और 10 साल से कम, वो वाला भी है पर वो अलग थी। वो रेप में वही तो मैं बोल रही थी ना, 7 से 10 के बीच वालों को, और वो रेप नहीं है ना, पर रेप नहीं किसी और बोल रही। ठीक, सो रेप केसेस में 10 साल से ऊपर की सजा होगी एंड दे हैव अ नेचुरल राइट टू अपील टू हाई कोर्ट। नाउ हाउ डज द हाउ इज द प्रोसीजर इन द हाई कोर्ट? In High Court, it is like that if there is a conviction, then against the order of the conviction, within the prescribed period, I think that is 60 to 90 days approx. The person files an appeal into the High Court. High Court admits that particular matter, issues notice to the respondent, and in meanwhile, the appellant prays for suspension of sentence, as if that no case is made out against him. That then therefore he should be enlarged. His suspension should be suspended till the appeal is begun. सो अगर सस्पेंशन हो जाता है तो बेसिकली इट इज अ बेल। It is a kind of bail. Effect is of bail. Effect is of bail. Effect is of सो कुछ कंडीशंस अप्लाई होते हैं, इफ दे कैन नॉट फी और समथिंग, same as well. तो सेम एज दे Same as- कंडीशन, फिर सस्पेंशन के लिए आर्ग्यूमेंट होता है एंड देन फाइनली आर्ग्यूमेंट होता सीधा। फाइनल आर्ग्यूमेंट में भी कॉन्विक्ट हो गया है वो। देन व्हाट हैपेंस व्हेन यू टू स्टे? Then you have to file a special leave petition and write the 136 of the Constitutional Review. That is again that is special on the Supreme Court whether or not to admit. Yes. Yes, sir. When that particular petition, special leave petition, involves a substantial question of law, or a substantial question of law has been answered in a wrong manner by the High Court, then Supreme Court of India takes cognizance into Section 106, admits that matter, and that matter becomes appeal. Before then, that is a special leave petition. Once any special leave petition is admitted, it becomes an appeal. It becomes a criminal appeal. Okay. So there you have to argue that there was substantial question of law involved or gross injustice. Gross injustice. Gross injustice to in the light of substantially questionable. Yes, because anyone who has been convicted and if he believes that he was not, wrong, so वो तो बोलेगा ही कि gross injustice हुआ है, तो फिर तो हर केस में होगा। Suppose there is I'll give you an example. In case of circumstantial evidence case, and there is no direct evidence, there is a gross principle formulated by Supreme Court of India in Sarad Bildichan versus the State of Maharashtra. It says ki a conviction in circumstantial evidence can be based only on the basis that no other inference can be drawn other from the yield of the accused. In those cases, applying such kind of principle, if High Court makes a mistake, that is not the only hypothesis is possible, and he is made convicted again, then there is what you said, gross violation, but with regard to substantial question of law. Perfect. But even though fast track court चलाए जा रहे rape cases में, practically how much time does it take for the police to file the charges and then the trial to complete? Jab the charge sheet is filed upon 90 days to 100 days, they file it because they have to answer. They have to answer. So that accountability is there. But in case of trial, the POXO Act says that the trial should be completed within 1 year. Section 35 POXO Act.
That doesn't happen. Generally, in our country, it is about 3 years approx. In POXO case, In POXO cases or by the time the trial concludes, the minor will become major and all sorts of things. that happens. That happens, and then there is a compromise in the High Court generally. That let's whatever happened for the better future of the person that's get this particular criminal proceedings quest, and we will compromise in such a level that we'll get married. So looking upon the future of those persons, although it is not a compoundable offense, court generally compounds case. Okay, this is strange. So strange because if law does not permit, how can the court do that? Courts can do that in order to install competences. That is 142 in Supreme Court of India, 482 in High Court. Like- So what has to be looked upon is the betterment of the society and the better of the individual. See, if it is like that, those person can live in harmony. They have a kid out of that rape which has happened, and the future on those kids are in question. Then the courts make it quite a liberal attitude. Takes a liberal. Although there is the judgments against genderism, but the person It can be done harmoniously, and if the girl is ready to do that, Hmm. then the courts would do. no. Not against the will of the girl, I guess. Obviously, she will have to give an affidavit that she wants to get married. So that cannot happen against her. She would not give affidavit for sure. But what has to be seen is that the theory of punishments of always the Indian criminal system works. We are that country that works upon the rehabilitative theory of punishment. Not always. Majorly rehabilitative theory. It is post Nirvaya that we have went to death. Otherwise, it was always rehabilitative. And even in those cases where there is an imprisonment of life is awarded, it is not that kind of scenario. It is that the state has a different kind of a sentencing policy that talks about remission. There is a policy, for example, in the state of Chhattisgarh that you can get remitted after you have completed 14 years of time in prison. If that punishment is not imprisonment of life till death, if that is till that, then that is Okay, please explain remission for the audience. remission is basically the reduction in the amount of sentence that has been imposed on the basis of the conduct. बेसिकली ने 14 साल आराम से निकाल लिया जेल में, तो अब उसको बाहर करने दो, ऑल्दो लाइफ इम्प्रिजन। लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ मिले टिल दैट नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो उसका कंडक्ट देखते हुए कि ही इज नाउ अ पर्सन हु इज रिहेबिलिटेटेड, हाँ, हु इज मतलब उससे कंडक्ट सुधर गया, करेक्ट। हु हैज बीन करेक्टेड, तो जीवन सुधार का एक मौका सबको मिलना चाहिए। सही नहीं, बिल्कुल सही। और 14 साल जो इंसान जेल में रह लिया, उसके लिए तो वही घर हो जाता है। अभी एक क्लाइंट मेरा करीब 10 साल से अंदर था। ही वाज इन अ बॉम्ब ब्लास्ट केस, मर्डर केस, बॉम्ब ब्लास्ट केस। जब निकला वो बाहर, इट वाज अराउंड 10 इयर्स, तो उसको ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं ना फोबिया देख कर फील कर रहा था कि मैं बाहर कैसे वो, मैं उसको लेने गया, तो इट जस्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट। ही फेल्ट इनसिक्योर आउटसाइड थे फॉर सम पार्ट ऑफ इट। इसीलिए शायद परोल का कंसेप्ट ऐसी है अभी, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर to keep them still be a part of society. if one gets convicted, he is not the only one who suffers. Obviously, His whole family suffers. right. All relatives suffer. That although they would suffer always, but if any kind of reduction can be done in that phase, giving them any kind of liberty as such. Right. So, after doing so many rape trials and cases yourself, what would you say कि क्या लैकिनाज हैं अभी भी रेप केसेस में, और प्रैक्टिकल और थ्योरी में क्या डिफरेंसेस है जो कि थियोरीज में चेंज करने की ज़रूरत है? बिकॉज अगेन आई वुड गो बैक टू सेक्शन 375 की जो मूवी थी, दे से कि वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ जस्टिस, वी आर इन द बिजनेस ऑफ लॉ, जस्टिस disappoints, law does not, mostly. So if we talk about the law which is written in the books and what happens in the practicality, there must be some differences, and there must be cases where the written law is given superiority or priority and justice is compromised. So what is your experience? I would like to say in answer to the movie 375, section 373. Go and read the speech of Justice Sudhanshu Dhulia, which he has even recently while being retired. He says it is always, a judge of fact is always better than a judge of law. Because a judge of law has
has a limitations. But he has to be within law always. What does law say is right, what the law says is wrong. But if one is a good judge of fact, he can certainly apply law in such a way that he can get justice. So one person has to be judge of fact. There's a lot of instances. So sorry to cut you. Please, continue your whatever you were saying. But I just have one question. Um, जब एक जज ऑफ फैक्ट बन जाता है इंस्टेड ऑफ जज ऑफ लॉ, क्या हम उसी को क्रिटिसाइज नहीं करते? We should over के नाम से criticize करते when a judge becomes a judge of fact instead of judge of law. I think it was Fali S. Nariman, senior advocate of Foraban. He was arguing in a Bombay High Court. He was making a case regarding which there was no law. So the judge of the Bombay High Court asked him, what is the case laws that you have, Mr. Nariman, in this case? So great lawyer being Mr. Fali S. Nariman says, even my lords, even if I have a lot of case laws in my favor and my facts are not right, your lordships are not anyway giving me relief. But if my facts are right and I make a case out of my facts, then your lordship has got every power to give me relief. That's how judgments are made. That's why it is important to be a judge of fact. It cannot be that you have absolutely baseless case. Then that comes into the question whether there is a law or not with regard to that. But if you don't have a baseless case, if you have a court case, then law can be molded in such a way that a justice can be given either by the high courts, also by the Supreme Courts, and also by the track courts. Right. In different provisions of different laws. So it's always like that. Going back to the thing, what should be done, because actually the things are different. It is quite controversial if I would say so, but the thing is that the law of limitations should be applied to criminal laws as well. I absolutely agree with that. Because such kind of movements like Me Too movements or other kind of movements who says that the sexual assault was happened 20 years ago, even in that thing is habit. That is not requires it or right for society to have recourse upon one incident and think that, and to make a moral of the society in that way ki there are numerous amount of instances which are like that and they are always under the shade. That cannot be drawn as such. There should be a limitation that if you want justice, you'll have to raise your voice. And what needs to be done? What needs to be done is there should be a special protection that should be given to the victims by the state. Victims and the family of the victims. BNSS now. Plus witnesses. Plus BNSS now has, that's what I was saying to it. BNSS now has a protection policy for the witnesses. It has now protection policy. Great step. Also, I think it is not only your right, but also the duty to report a crime because it is a crime against society. So you have a moral responsibility as well. We understand that it is difficult. We understand that the circumstances are not in your favor. But instead of that, you want justice. Plus, the society is at the stake, is in danger if you not report it. So, of course, it is your duty. Plus, the government has the duty to protect you, which is now under BNSS that you can have the protection. That's why we Krishna here just said that it is not always about the rights, it's about duties as well. Although you cannot enforce duties, but duties has to be in some way or other has to be discharged. My last question to you, and indeed an important question. What if a case is lost and the person pleads alibi, the defense of alibi, and it is proven that the accused was not there? Will the complainant or the survivor who has lost FIR against an identifiable person who was not actually present there will be prosecuted? She can be prosecuted, but the thing is that it is not done. In a lot of cases, in POXO cases, which is just made out of the prosecutor, she mostly turns hostile input. But I am not disclose anything such I have done on because of the pressure of my mother and father and so on and so forth. But they are not prosecuted. That has to be, there has to be
Some a landmark has to be made. A responsibility has to be made for against the victims as well. That's like that you have to